गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो देखिए, छोटी क्लासों में आपने पढ़ना शुरू किया था रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, नया टॉपिक है सिर्फ। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, अभिक्रिया से पहले कुछ इससे संबंधित अलग टॉपिक है, उन पर चर्चा करते हैं। एक नाम आता है अभिक्रिया में अभिकारक और एक होता है उत्पाद, क्रियाफल भी कहते हैं और इसको क्रियाकारक भी कहते हैं। क्रिया कारक और क्रियाफल। तो अभिकारक किसे कहते हैं? सर्वप्रथम इसकी जानकारी होना आवश्यक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाला तत्व या जो यौगिक होता है वो अभिकारक कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो तत्व या यौगिक होता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और ये सदैव रासायनिक समीकरण में बाईं ओर स्थित होते हैं। इसी प्रकार अभिकारकों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है, जिसे क्रियाफल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में सदैव दाईं ओर स्थित होते हैं। अब इसी संबंध देखिए, जैसे एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने सुना होगा कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए, हम जो मूल शब्दों में बोल रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो शब्दों में जो बोल रहे हैं वो अभिक्रिया व्यक्त करता है और उसको प्रतीक चिन्ह अभिकारक और उत्पाद के रूप में व्यक्त कर देते हैं। और साथ ही साथ उनकी भौतिक अवस्था, जैसे कोई पदार्थ ठोस, द्रव या गैस, तीन भौतिक अवस्था में मिल सकता है। तो जैसे कार्बन क्या होता है? ठोस होता है तो सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, जी लग जाता है। इसी प्रकार CO2 गैस। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि अभिकारक, उत्पाद, उनके प्रतीक चिन्ह, भौतिक अवस्था दर्शा दी जाती है तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, रासायनिक समीकरण में बाईं ओर सदैव क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। अभिकारकों की जो संख्या होती है वो 2 से अधिक हो सकती है। इसी प्रकार उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए, इनसे संबंधित अभिकारक और उत्पाद से संबंधित कुछ परिभाषाएं बना दी जाती है कि अभिकारक 2 होंगे, 1 होगा या टूट जाएगा या संयोजित हो जाएगा। तो इनसे संबंधित क्या अभिक्रियाएं होंगी तो उनसे संबंध बताते हैं आपको। सबसे पहले सहयुग्मन अभिक्रिया। सहयुग्मन अभिक्रिया इसका दूसरा नाम होता है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। तो संयुग्मन या संयोजन, नाम से पता चल रहा है संयोजन का अर्थ है जोड़ना। यदि किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये है H+O2, H+O2। तो ये आपके पास 2 अभिकारक हो गए। इनसे मिलकर नया जो पदार्थ बनता है उत्पाद के रूप में वो बनता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, आपके पास इसमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ है तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार कई बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिनमें ऊष्मा
बाहर निकलती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए इसको क्यों कहा जाता है कि दो पदार्थ संयोजित होते हैं, दो अभिकारक संयोजित होंगे तो फलस्वरूप इसमें क्या होगी, ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा बाहर निकलती है तो ये कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार इससे संबंधित आप इसे डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास पदार्थ ए है, ये आपके पास कोई पदार्थ बी है, तो इस प्रकार भी आप इसको संयोजित करके दर्शा सकते हो ए और बी। कई बार मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इसके द्वारा भी आप इसको समझा सकते हो। इसी प्रकार इसके बाद में है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखिए बच्चों, विस्थापन का अर्थ होता है स्थान बदलना। तो देखिए या हटा देना। तो एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझाता हूँ, फिर इसकी परिभाषा बताऊंगा मैं आपको। कि मान लीजिए ये कोई यौगिक था, ये कोई एबी यौगिक है, इसके साथ एक अन्य तत्व क्रिया कर रहा है, तो क्रिया करके क्या कर देता है, इस यौगिक में से एक तत्व को हटा देता है। और उसके स्थान पर स्वयं संयोजित होता है। देखिए डायग्राम में क्या बताया गया है कि ये यौगिक था और ये कोई तत्व है। क्या कर देता है, ये क्रिया करने के बाद में इस मूल यौगिक के इस तत्व को हटा रहा है और स्वयं इसके स्थान पर आ जाता है। तो क्या बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें मूल यौगिक के तत्व को किसी अन्य तत्व द्वारा हटा दिया जाए, ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें मूल यौगिक के तत्व को किसी अन्य तत्व द्वारा हटा दिया जाए तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की क्रिया करवाते हैं, तो जिंक की जो क्रियाशीलता होती है, क्रिया करने की जो क्षमता होती है, कॉपर की तुलना में सर्वाधिक होती है। तो ये कॉपर के साथ क्रिया करता है और इसके स्थान पर स्वयं चला जाता है और कॉपर को हटा देता है। तो देखिए इस यौगिक में मूल तत्व ये था कॉपर, और जिंक के द्वारा इसको हटा दिया गया। देखो तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें मूल यौगिक के तत्व को किसी अन्य तत्व द्वारा हटा दिया जाता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार द्विविस्थापन। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी यौगिक हो उसमें पहला जो तत्व होता है वो धन आयन का होता है, आगे का जो भाग होता है वो ऋण आयन होता है। देखिए जैसे ये है CuSO4, तो इसमें ये जो तत्व है ये धन आयन और बाद का जो भाग रहेगा है वो ऋण आयन। आपको पता है दो प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो इससे संबंधित अगली परिभाषा अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता हो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, प्लस
मान लीजिए ये दो यौगिक है, इनका जो ये पहला भाग है तो है ये धनायन और ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन, ये आपस में क्रिया करके यदि इस प्रकार बना दे, देखिए क्या कि ये ऋणायन आपस में चेंज हो जाएंगे कि ए ऐसा कैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और माइनस, बी प्लस, हमेशा ध्यान रखना प्लस का जो तत्व होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, माइनस का सदैव बाद में होता है। ये मान लीजिए आपके पास इस प्रकार बी को विस्थापित कर दिया तो इसके स्थान पर ये बी आ गया। तो देखिए ऋण आयन आपस में बदल गए, यहाँ पर कौन था डी, यहाँ पर कौन था बी। अब क्रिया करने के बाद में क्या हुआ, डी यहाँ पर आ गया और बी इसके स्थान पर चला गया, ये सी और ये बी है। तो इस प्रकार यदि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक छोटे से फॉर्मूले द्वारा बता रहा हूँ आपको, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। तो ये यौगिक है, इसमें Na प्लस का, SO4 माइनस का, Ba प्लस का, क्लोराइड माइनस का, तो इसके साथ क्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 2NaCl प्लस BaSO4। तो देखिए इनमें क्या हुआ, ये जो आपके पास ऋण आयन थे ये आपस में चेंज हो गए, Cl2 यहाँ पर, तो इन दोनों में क्या है कॉमन ले लिया जाता है, और SO4 यहाँ पर। तो धनात्मक जो है वो पहले लिखा जाता है, ऋणात्मक बाद में होते हैं, ऋणात्मक यहाँ पर आपस में क्या होते हैं, चेंज हो गए। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, तो ये क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक छोटी सी बात और बताता हूँ। आपके पास ये जो BaSO4 है इसको अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवक्षेप, क्योंकि ये अभिक्रिया में विलयशील नहीं होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि किन्हीं पदार्थ के बीच में अभिक्रिया करवाई जाती है और इसमें एक अविलयशील पदार्थ का निर्माण होता है तो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इससे संबंधित अगली परिभाषा अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जैसे नाम से पता चला है वियोजन का अर्थ होता है टूटना या तोड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल जो अभिकारक होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक ईंट आपके पास, उसको आपने, वो ईंट है आपके पास अभिकारक के रूप में, उसको तोड़कर आपने अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो वो छोटे छोटे क्या हो गए, उत्पाद, तो वो क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर्मूले से देखते हैं, SO2 S प्लस O2, ये जो निशान है ये गर्म का होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो देखिए यदि सल्फर डाइऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो सल्फर और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक अभिकारक था आपके पास, इसको गर्म करने पर ये दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो गया, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसके भी क्या होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है जैसे मान लीजिए उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, तो नाम से पता चल रहा है यदि कोई अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को अपघटित करने के लिए उष्मा दी जाती है, उष्मा प्रवाहित की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, उष्मीय
वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार यदि एक और इससे संबंधित है तापीय वियोजन। यदि किसी पदार्थ को अपघटित करने के लिए ताप का उपयोग किया जाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, तो इसमें क्या बताया जाता है, यदि किसी पदार्थ को अपघटित करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड में इसका उपयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित अनेक परिभाषाएं थी। देखिए अगला टॉपिक, भौतिक परिवर्तन। नाम से पता चल रहा है यदि पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए या भौतिक अवस्था बदल जाए तो वो क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन कहलाती है। जैसे इसमें क्या होगा, पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसी प्रकार इससे समय क्या पाया जाता है, ये जो परिवर्तन होते हैं अस्थायी होते हैं, अर्थात इन पर यदि क्रिया वापिस हटा ली जाए तो ये मूल पदार्थ इनसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार इससे संबंधित है रासायनिक परिवर्तन, कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें स्वाद, गंध इनका क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। और ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। यदि एक बार ये अपघटित हो गए, एक बार यदि ये परिवर्तित हो गए तो पुनः मूल पदार्थ है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक नाम आएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे हमने सुना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होती है, उसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो। कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो या समान हो तो वो क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो C+O2 क्या बनेगा? CO2। तो देखिए अभिकारक पहले देखते हैं तत्व है। तो तत्व क्या क्या अभिक्रिया में यूज में आए हैं? एक तो कार्बन आया और एक ऑक्सीजन आया है। अभिकारक में परमाणु की संख्या देखते हैं। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या इसी प्रकार उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देखते हैं। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, तो देखिए अभिकारक में परमाणु संख्या, तो अभिकारक ये रहे आपके पास, उत्पाद ये रहा, ये क्या है? अभिकारक, और ये क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक में देखते हैं कार्बन, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन की संख्या हो गई 1। अभिकारक में होगी मतलब ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, इसका अर्थ है इसकी परमाणु संख्या हो गई 2। इसी प्रकार उत्पाद ये रहा, उत्पाद में यहाँ पर C के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ है इसकी परमाणु संख्या हो गई 1, O के साथ 2। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या देखते हैं, कार्बन की 1 और 1, ऑक्सीजन की 2 और 2। तो इनकी परमाणु संख्या आपस में संतुलित है, तो ये क्या कहलाती है? या बराबर है, तो ये क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए इससे संबंधित जो अगला टॉपिक अपना असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए इसमें क्या बताया जाता है, इसका दूसरा नाम ध्यान रखना, कहीं भी पूछा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या बताया जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, अर्थात असमान होती है, वो क्या कहलाती है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं Mg+O2, तो आपके पास प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देखिए इसमें यदि देखते हैं तत्व क्या क्या है, तत्व आपके पास है Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो देखिए अभिकारक ये रहे आपके पास, उत्पाद ये रहे। तो अभिकारक में मैग्नीशियम देखते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसका अर्थ है 1 इसकी, ऑक्सीजन की 2 है। इसी प्रकार उत्पाद में Mg देखते हैं 1 है, ऑक्सीजन के आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या देखते हैं, मैग्नीशियम की तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की देखिए अभिकारक में तो 2 है लेकिन उत्पाद में क्या है, 1 है। तो ये क्या है, संतुलित नहीं है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक समीकरण है वो क्या कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है।